हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेज नंबर 5 एंड इस अमेजिंग लेक्चर में हम पेज नंबर 5 को कंप्लीट अच्छे से कवर करने वाले हैं। इससे पहले पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4 को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्लास 11 बायोलॉजी की। अगर आपने मिस कर दिया है उन्हें तो लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर जाकर आप उन लेक्चर्स को जो पेज नंबर 1 और 4 तक हैं, 1 से लेके 4 तक, उनको देख सकते हो। आज पेज नंबर 5 जैसे कि आपको दिख रहा है, चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, उसका पेज नंबर 5 है। हम बुक को कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। ओके, क्लास 11 बायोलॉजी को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम कवर कर रहे हैं और एक बहुत ही यूनिक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो में एक पेज को कंप्लीट डिस्कस आप लोगों के साथ में करें। इससे पहले 4 पेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज पेज नंबर 5 की बारी है। तो पेज नंबर 5 की जो शुरुआत है वो आप, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज बुक को ओपन कर लो, ठीक है ना, और साथ में पढ़ते रहेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, रिलैक्स होकर बैठ जाओ अपनी सीट पर। तो फर्स्ट लाइन में कहा है कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। हमने पढ़ा कि भाई वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई वो रिप्रोडक्शन, ठीक है, होता है, तो वो लिविंग का एक कैरेक्टर है। फिर हमने पढ़ा कि भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी उनकी बॉडी में होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल देखा कि भाई जैसे हम फूड को खाते हैं तो फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो उस फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी, तो कुछ हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे ना, तो उन केमिकल रिएक्शंस को ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो उसको मेटाबॉलिज्म का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। यस, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन उसका मीनिंग अब जाकर आपको क्लियर हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी हमारी मेटाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक है। और ये लिविंग के ही अंदर होती है। तो ये लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। नॉन लिविंग्स में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, ठीक है। ओके, सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। यस, metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system, and isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living। कहने का मतलब है कि भाई जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। लेकिन किसी ऑर्गेनिजम्स की आउटसाइड हम केमिकल जो रिएक्शंस है वो देख सकते हैं। भाई हमारे पूरे नेचर में केमिकल रिएक्शंस ही तो हो रही हैं, एवरीथिंग केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो केमिकल्स इन आवर डेली लाइफ हम यूज करते हैं, तो वो सब हमारा उसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोलते। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि भाई देखो नीचे लिखा है ना, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट्स इट, ठीक है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस की हम बात करें कि भाई हम अलग से मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा दें, कहीं पे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को कंबाइन करके H2O बना दें, तो भाई वो आइसोलेटेड है, उसको आप केमिस्ट्री लैब्स में परफॉर्म करते हो उन केमिकल रिएक्शंस को। तो लिविंग के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली हैपन हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो डार्क लाइन आपके लिए लिखी है कि हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और जितनी भी हमें पता है सेल क्या है, इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि भाई एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से पूरा एक हमारा ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो जाता है। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms in this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environment stimuli, which could be physical, chemical, or biological। तो इसके साथ ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो हमारे सराउंडिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं कि भाई इन्वायरमेंट के साथ में हमारी कैसी बनती है, नहीं बनती है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारे ऊपर हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी है पूरी, तो हमारे पसीने आने लगते हैं ना,
वो भी तो केमिकल ही है, पसीना क्या है, केमिकल ही तो है ना। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का हमारे ऊपर असर होता है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन्स। भाई हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाली जितनी भी चीजें उनको सेंस कर सकते हैं। ओके, plants respond to external factor like light, water, temperature, other organisms, pollutant, etc. जो प्लांट्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं भाई, है ना। उनको अपना फूड बनाने के लिए लाइट की जरूरत होती है, वाटर की और टेम्परेचर की। यस, all living organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense to and respond to environment cues। मतलब भाई हमारे अंदर ये एबिलिटी है, हम कुछ भी ना सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी को। ठीक है, तो ये हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कैटेगरी है कि हम कुछ भी सेंस कर सकते हैं और हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ये सब नहीं कर सकती हैं। ओके, तो इन्होंने कहा है कि फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का यहाँ पर मतलब है भाई स्मॉलेस्ट, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, जैसे प्रोटोजोआ, एमीबा हो गया हमारा, ठीक है, वहां से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक, कॉम्प्लेक्स मतलब ह्यूमन बॉडी तक, एक अमीबा से छोटे सिंगल सेल से पूरी ह्यूमन बॉडी तक हमें देखने को मिलता है कि हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। एक अमीबा भी अपना, अमीबा जो है, ठीक है, वो जब अपने फूड को इनगल्फ करती है तो उसके जो सूडोपोडियाज होते हैं वो अपने जो फूड है उसको इनगल्फ कर लेती है, तो रिस्पॉन्ड करती है ना फूड के चारों तरफ अपना जो सूडोपोडिया है, फॉल्स फीट जिनको बोलते हैं, वो लेकर के आती है ऐसे। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ अपने बारे में ही अवेयर रहता है। ठीक है, अपने बारे में बहुत ज्यादा अवेयर रहता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ओके, when it comes to human beings, it is all the most difficult to define the living state. We observe patient lying in coma in hospital, virtually supported by machines which replaces hearts and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patients who never come back to the normal life, living or non living? भाई हम कह रहे हैं भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस तो होना चाहिए ना हमारे अंदर। ओके, तो ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में भाई उन पेशेंट्स की बात हो रही है जो कोमा में चले जाते हैं, जिनको होश नहीं होता, बोलते हैं ना भाई ये तो बेहोश है बिल्कुल। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होश होता है, हमें पता है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। तो ये हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हाँ मुझे पता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है। तो ये ह्यूमन बींग्स का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर यहाँ पर है। क्लियर? तो आप उस पेशेंट को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? भाई जो पेशेंट को यही नहीं पता भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ हद तक हम उसको नॉन लिविंग बोल देंगे। लेकिन 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 उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हो रही हैं। ओके ना, वो रिस्पिरेशन, सांस ले रहा है, मतलब वो भले ही रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिज्म है। हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। हमने ऊपर पढ़ा ना, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका? हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। In higher classes, you will come to know that living phenomena are due to underlying interactions, properties of tissues, and not present in the constituent cells, but arise as a result of interactions among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelle are not present in the molecular constituents of organelle, but arise as a result of interaction among the molecular components. तो इसका मतलब ये है कि भाई बायोलॉजी क्या है। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकाल देते हैं पूरे पैराग्राफ का, है ना। आप पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना, इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजी जो है वो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, आपको पता है बायोलॉजी मतलब स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, सो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। भाई कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर आए। हमें पता है कि भाई पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने। ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप हुए, ये पूरा एक इवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, क्लास 12 में आपका आता है। तो वहां पे हमें पता चलता है कि भाई एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी। उस थ्योरी से क्या हुआ, हमें पता चला कि भाई पहले ना नॉन लिविंग से ही लिविंग बने हैं। तो कैसे कैसे नॉन लिविंग से ये प्रॉपर्टीज
हमारे अंदर आई कि हम लिविंग हैं। ओके ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिलहाल आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है इस चैप्टर से कि भाई हम बायोलॉजी है क्या, हम इसके अंदर क्या आगे पढ़ने वाले हैं, और इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के अंदर होना चाहिए। Are linked one another by sharing of common genetic material but no varying degrees। अब आपको पता है हमारे अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होता है। बट क्वेश्चन तो यही है ना कि भाई हमें पढ़ते हैं वहाँ पे कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग थ्योरी हुई थी एक थोड़ी थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद में हमें बताया जाता है कि भाई जो उस टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा था, गैसेज हो गया हमारा हाइड्रोजन वगैरह, ये सब अर्थ के सरफेस पे ऐसे ही पड़े थे। फिर वाटर के अंदर पानी था उस टाइम पे, तो पानी के अंदर क्या हुआ, थोड़े थोड़ा मतलब सेल्स बनने शुरू हो गए। तो जब सेल्स बने, पहले प्रिमिटिव मतलब प्रोकैरियोट्स पहले आए, उसके बाद में यूकैरियोट्स मतलब पहले सिंपल, उसके बाद में थोड़े से और कॉम्प्लेक्स, ऐसे शुरुआत जो हुई है वो बहुत ही सिंपल से हुई है। ओके, तो वहां से शुरुआत होते 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 आज देख लो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड की है। ओके, तो ये हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेटली। ये पेज में कुछ भी नहीं था गाइस, इट्स अ बेसिक पेज है ना। इसमें सिर्फ आपको दो बातें समझनी थी कि सारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो, ठीक है, उनकी जो डिफाइनिंग फीचर है, एक हमने पढ़ा मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो शो करते हैं, दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस। यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है। बाकी बायोलॉजी को ही आपको डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा पेज है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, पेज नंबर 6। इसको भी हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर इस पूरे पेज को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आखिर बायोडाइवर्सिटी क्या है एंड ऑल दैट। हम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरूर पढ़ेंगे, और ज़रूर आपको डेली रेगुलरिटी बना के रखनी है इस चैनल पर, और सब्सक्राइब भी करें। और आपकी जो मोटिवेशन सीरीज है वो जल्द ही लॉन्च होने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग वेट कर रहे हैं, आई नो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।